लाइफ में कुछ ऐसे दौर आते हैं जहां बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ निकल लेना होता है। रोजमर्रा की भाग दौड़ जिंदगी से दूर, जहां ना भीड़ हो ना शोर शराबा। तो चलिए चलते हैं ऐसी ही एक जगह की तलाश में, जहां कुदरत के गोद में घने जंगल, पहाड़ और झरनों का बसेरा एक साथ हो। अयोध्या पहाड़ पुरुलिया जिला में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत पर्यटन स्थल, जहां आपको पहाड़, झरना और बांध सब देखने को मिलते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको एक अद्भुत सफर पर। भाई यहाँ खाना खुलना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ऋषिकेश से पुरुलिया जाने वाले के एपिसोड 2 में, जिसका आज है दूसरा दिन। अभी मैं रुका हूं विष्णुपुर के लॉज में और यहां से अब निकलने का तैयारी कर रहे हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और हम आज जाएंगे विष्णुपुर से पुरुलिया, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। ये भैया लॉज के मालिक है। थकान के बाद भी मन में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि रात को नींद ही नहीं आ रही थी। किसी तरह आंख लगती है और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं, बाहर का मौसम बिल्कुल ठंडा, हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस। तो फिर क्या, जल्दी से फ्रेश होकर बिना वक्त गवाए निकल पड़ते हैं विष्णुपुर की धरोहर को देखने के लिए। और इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है रास मंच से। रास मंच सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह विष्णुपुर की आत्मा है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मल्ल राजा वीरहंबीर ने करवाया था। यहाँ रासलीला और कृष्ण भक्ति से जुड़े उत्सव मनाए जाते थे। चौकोर बेस पर खड़ा यह गोलाकार ढांचा बंगाल की टेराकोटा कला का एक शानदार उदाहरण है। जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी कुछ कह रही हो। रास मंच को देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं अगली धरोहर जोर बांग्ला को देखने। जोर बांग्ला मंदिर का नाम ही बताता है, जोर यानी दो। ये मंदिर दो पारंपरिक बंगाली झोपड़ियों जैसे ढांचे को जोड़कर बनाया गया है। इसका निर्माण भी मल्ल शासकों के समय में हुआ था। दीवारों पर बनी टेराकोटा मूर्तियां रामायण, महाभारत और उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाती है। यही हम एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, मिट्टी का शंख। छोटी सी याद, लेकिन इस जगह की खुशबू अपने साथ ले जाने के लिए काफी है। इसके बाद रास्ते हमें ले जाते हैं पंचरत्न मंदिर की ओर। पंचरत्न मंदिर 5 शिखरों की शान। पंचरत्न मंदिर की खासियत है इसके 5 शिखर। बंगाल की मंदिर वास्तुकला में यह शैली बहुत खास मानी जाती है। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि किस तरह कला, धर्म और स्थापत्य एक साथ मिलकर इतिहास बनाते हैं। हर मंदिर कुछ न कुछ सिखा रहा था, बस फर्क इतना था कि यहाँ किताबें नहीं, दीवारें बोल रही थी। इतना सब देखने के बाद हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां इतिहास सिर्फ दिखता नहीं बनता है। विष्णुपुर की मशहूर बालूचरी साड़ी कारखाने में। जहां हम अंदर जाते हैं तो असली कहानी वहीं शुरू होती है। हमें पता चलता है कि एक एक साड़ी बनने में कई कई दिन, कई कई हफ्ते लग जाते हैं। डिजाइनों में मंदिर, पौराणिक कथाएं और जीवन की झलक होती है। तब समझ आता है कि जो साड़ी हम सिर्फ कपड़ा समझते हैं, वो असल में कला, धैर्य और मेहनत की विरासत है। दिन ढल रहा था लेकिन मन भरा हुआ था। विष्णुपुर हमें सिर्फ घुमा कर नहीं लाया, उसने हमें अपने इतिहास से मिलवाया। और शायद यही वजह है कि कुछ जगह कैमरे में नहीं, सीधे दिल में कैद हो जाती है। विष्णुपुर को छोड़कर जाने का मन ही नहीं था। लग रहा था जैसे ये शहर हमें रोक रहा हो। हर गली, हर मंदिर, हर दीवार कुछ कह रही थी, थोड़ा और रुक जाओ यार। लेकिन सफर में दिल नहीं, लक्ष्य फैसला लेता है। और आज का हमारा लक्ष्य है अयोध्या पहाड़। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर। तो अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं और हम हाईवे पर आ गए हैं। मन और दिमाग के बीच एक छोटी सी लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था रुक जाओ, दिमाग कह रहा था निकलना होगा। आखिरकार हमने अपने मन को मारकर साइकिल को आगे बढ़ा दी। पीछे छूटता गया विष्णुपुर और हर पेडल के साथ यादें और भी भारी होती गई। सड़क लंबी थी, थकान पहले से मौजूद थी, लेकिन आंखों के सामने अयोध्या पहाड़ की तस्वीर साफ थी।
हवा अब अलग महसूस हो रही थी, शोर कम था और रास्ता ज्यादा अकेला, पर उसी खामोशी में हमें खुद की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सिर्फ 150 किलोमीटर नहीं है, यह एक इम्तिहान है, सब्र का, हौसले का और उस जिद का जो हमें घर से इतनी दूर लेकर आई है। शहर से बाहर निकलते ही एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे आज की पीढ़ी शायद सिर्फ कहानियों में जानती है। वर्षों पुरानी बैलगाड़ी जो अब शहरों में देखने को ही नहीं मिलती, और ठीक उसके पीछे ही एक मालगाड़ी पूरी रफ्तार में, और मैं अपनी साइकिल पर। 3 अलग अलग दौर, 3 अलग अलग रफ्तारें, वो भी एक ही फ्रेम में। उस पर लगा जैसे समय थम गया हो। एक तरफ पुराना भारत, एक तरफ नया भारत, और बीच में मैं अपना सफर जीता हुआ। जब शुरुआत ही ऐसी हो तो आगे क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो मैं भी खुद नहीं बता सकता। इतना जरूर जानता हूँ कि आगे का रास्ता एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। तो अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। और अगर यहाँ तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी अगली मंजिल तक का ताकत बनता है। जिस अयोध्या पहाड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं वह सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं है, ये पुरुलिया की आत्मा है। कहा जाता है कि इस जगह का नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि भगवान राम अपने वनवास के समय में इन पहाड़ियों से होकर गुजरे थे। इसी विश्वास ने इस जगह को आस्था और इतिहास से जोड़ दिया। लेकिन अयोध्या पहाड़ सिर्फ धार्मिक नहीं, ये प्रकृति और संघर्ष की कहानी भी है। घने जंगल, ऊंचे नीचे पत्थर और वो रास्ते जो आज भी इंसान की हिम्मत परखते हैं। कभी ये इलाका आदिवासी संस्कृति का गढ़ था। यहाँ के लोग पहाड़ों के साथ जीना जानते थे, डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ। आज अयोध्या पहाड़ शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी खामोशी में हजारों कहानियां दबी हुई है। और अब उसी अयोध्या पहाड़ की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। पता नहीं रास्ता कैसा होगा, चढ़ाई कितनी कठिन होगी, या मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है ये सफर सिर्फ साइकिल का नहीं, खुद को खोजने का है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे पहाड़ है, कहानियां हैं और एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से ज्यादा एहसास में महसूस होगा। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और यहाँ से पुरुलिया अभी भी 130 किलोमीटर दूर है। तो इस रास्ते में रात होना तय है। सुबह निकलने में देर हो गई थी और वो देरी मजबूरी थी, क्योंकि सुबह विष्णुपुर के दर्शन भी तो करने थे। घूमते घूमते जब विष्णुपुर से निकले तो घड़ी में दोपहर के 12:30 बज चुके थे। अब हिसाब साफ था, रात होना तो तय है। उम्मीद है कि पुरुलिया पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज जाए। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नाम की कोई चीज ही नहीं है। लंबी लंबी सड़कें और सिर्फ साइकिल की आवाज। फिर भी हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ रास्ते ही नहीं, डर भी लंबे हो जाते हैं। लेकिन सफर आसान हो तो कहानी कहाँ बनती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की रात सिर्फ लंबी नहीं, यादगार होने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो आजकल शहरों में शायद सोच भी नहीं सकते। जहां शहरों में एसी सैलून खुल रहे हैं, कांच की दीवारें, चमकती लाइटें, वहीं इस गांव में मिट्टी से बना सैलून। ना कोई एसी, ना बड़ी कुर्सियां, बस एक छोटा सा ढांचा, और उसके अंदर जिंदगी अपने सादे अंदाज में चल रही थी। एक पल के लिए मैं वहां रुक गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या थोड़ा उदास। खुश इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों की सादगी अब भी जिंदा है। कब में खुश रहने की कला आज भी इन्हें आती है। और उदास इसलिए क्योंकि इतनी तरक्की करती दुनिया में ये लोग अब भी बहुत पीछे छूट गए हैं। यह जगह बता रही थी कि भारत एक जैसा नहीं, कहीं रफ्तार बहुत तेज है तो कहीं जिंदगी आज भी मिट्टी से जुड़ी हुई है। शायद यही सफर की सबसे बड़ी सीख होती है। रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, हमें आईना भी दिखाते हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक साइकिल वाले भैया मुझे ओवरटेक करके चले गए, और ऐसे गए जैसे पीछे देखा ही नहीं। देखते देखते वो मुझसे बहुत दूर निकल गए। तभी दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, ये अंकल मुझे हरा दिए। बस फिर क्या था, ईगो जाग गया। मैंने भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट तक सड़क पर एक साइलेंट रेस चली। कोई बोल नहीं रहा था, मगर दोनों को पता था मुकाबला चल रहा है। आखिरकार मैंने उन्हें ओवरटेक कर दिया, पर उस पल जो खुशी मिली ना, थकान का नामो निशान ही नहीं रहा। जिस शरीर ने थक कर चलना शुरू किया था उसमें अचानक एनर्जी वापस आ गई। और शायद यही सबसे मजेदार बात थी, उनकी वजह से मैं फिर से जी उठा। लेकिन आज हवा इतना तेज चल रहा है, लग रहा है जाने ही नहीं देगा आगे। पीछे की ओर मेरे को ढकेल रहा है, लेकिन कैसे भी करके थोड़ा स्ट्रगल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में चलते चलते एक भैया ने रोक लिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने भी बताया कि अयोध्या पहाड़ घूमने जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी गया था, तो थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो आगे चल के काफी फायदेमंद हुआ मेरे लिए। बाइक है जो तुम आपके 3 जन मिले। हाँ, बाइक है जो तुम देखा हो तो सतोर কি আছে ওখানে? ভালো 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 ঝর্ণা আছে,
ঝর্ণা আছে, পাহাড় আছে, ড্যাম আছে, নানা রকম দেখবার মতো। ওরকম মানে দার্জিলিংয়ে দেখা যায়। এবারে সেগুলো প্রচুর রেটও আছে সেরকম। আর এই এলাকা না কোনো দোকান নাই। उनसे विदा लेने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ा आगे बढ़ते ही गौ माता सामने आ गई और मेरी स्पीड एकदम से कम हो गई। नजर उठाई तो सामने एक बोर्ड दिखा, पुआ बागान। यहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा था। गन्ने की खुशबू हवा में थी और थकान को जैसे मीठा सा जवाब मिल गया। बस फिर गया। इन सब को देखते देखते हम पहुंच गए गन्ने का जूस पीने। मीठा सा स्वाद, थके हुए पैर और दिल में एक बात साफ थी, यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं, अचानक मिली खुशियों का भी है। और अगर इतनी छोटी सी चीजें इतनी खुशी दे सकती है तो आगे का सफर कितना खास होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। गन्ने का जूस पीकर हमने अपने मंजिल की तरफ रुख किया, जो अभी भी लगभग 77 किलोमीटर दूर था। धीरे धीरे हम पहुंच गए एक सुनसान रास्ते पर, जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं बस सोच ही रहा था कि अगर दिन में इतना सुनसान है तो रात में ये रास्ता कैसा होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई लाइट भी नहीं है, सिर्फ साइकिल की घंटी और हवा की आवाज। लेकिन डर के साथ साथ कुछ अलग मजा भी था। इसी तरह पेडल मारते हुए मैं अपने आप को और अपने सफर को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंच गया। लोग दिख रहे थे लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मंजिल अभी बहुत दूर थी और समय भी कम था। चलते चलते आगे एक टोल प्लाजा आ गया। इसी बीच भूख भी लग गई। सोचा कहाँ मिलेगा मुझे वेज खाना, वो भी इतनी सुनसान जगह में। बहुत खोजने के बाद आखिरकार मुझे एक छोटा सा वेज ढाबा मिल गया। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और भाई यहाँ खाना खोजना बहुत ही मुश्किल है, वो भी वेज। यहाँ खाने का स्वाद जैसे मेरी सारी थकान को एकदम मिटा रहा था। अच्छा सा खाना खाकर कुछ देर आराम किया और फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। खाना खाकर हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। शाम का समय था और सच कहूँ पैर दर्द से तड़प रहे थे। मन थक कर बैठ जाना चाहता था। दिल में बस एक ही थॉट चल रहा था, बस यार यहीं रुक जा, थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन कैसे भी करके मन को मारकर हम फिर से अपनी साइकिल चलाने लगते हैं। रास्ते में डर भी था, उत्साह भी था और थकान के बीच एक अलग ही जीने का एहसास, जहाँ हर सड़क, हर गांव तुम्हें कुछ नया सिखाता है और हर कदम पर कहानी बन जाती है। इस वीडियो में अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है, बस एक साइकिल और एक रोड। पर सच यह है कि सबसे ज्यादा कहानियां ऐसे ही सड़कों पर जन्म लेती है। मैं पैदल चला रहा हूँ पर दिमाग सवाल चला रहा है, क्या हम सफर में होते हैं या सफर हमारे अंदर होता है। इस रोड ने आगे जाके मुझे एक ऐसी चीज दिखाई जिसने मेरी सोच ही बदल दी। अगर यहाँ तक आए हो तो आगे का सफर मिस मत करना। यह सफर मेरे लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक बंगाल टूर तो होनी ही चाहिए, मगर हर बार कुछ न कुछ कारण से नहीं निकल पाता था। लेकिन 3 साल के इंतजार के बाद फाइनली निकल पड़ा हूँ अपना वो सपना पूरा करने। देखो यार, मैं बंगाल को काफी करीब से देखना चाहता हूँ, इसीलिए साइकिल से ये जर्नी कर रहा हूँ। इस जर्नी में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी बंगाल की खूबसूरती को दिखा पाऊँ। इसीलिए मैंने इस जर्नी का नाम द ब्यूटी ऑफ बंगाल रखा है। बंगाल को लोग शहरों से पहचानते हैं, पर मुझे लगता है कि इसकी असली खूबसूरती सुनसान सड़कों, गांवों की सादगी और अनजान चेहरों में छुपी है। आगे का रास्ता खुला है, मंजिल फिक्स नहीं, क्योंकि यह सफर गूगल मैप से नहीं, दिल से डिसाइड होगा। जैसे ही मैं कुछ दूर आगे बढ़ा, कुछ ऐसा दिखा जिसकी हर ट्रेवलर की आंखों में एक अलग ही जगह होती है। एक ट्रेवलर के लिए सबसे बढ़िया व्यू क्या होता है दिखाऊं क्या आपको? ये देखो, सनसेट, जिसे देखकर सारी थकान एकदम गायब हो गई। एक पल के लिए लग रहा था जैसे पूरी जर्नी का रिवार्ड इसी मूवमेंट में मिल गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे यूनिवर्स ने पॉज मार दिया हो। थकान गायब हो गई और मन में एक खुशी की लहर चल रही थी। एक पल के लिए मैं रुक गया, साइकिल को साइड पर रखा, सिर्फ इस मूवमेंट को फील किया और सोचा यही है असली रिवॉर्ड, जो सिर्फ उनको मिलता है जो स्ट्रगल करते हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात, यह सिर्फ सनसेट है और आगे का रास्ता और भी सरप्राइजिंग और एडवेंचर से भरा हुआ है। तो क्या होगा नेक्स्ट? कौन सा नया रास्ता, कौन सा नया व्यू? यही क्यूरियोसिटी है जो द ब्यूटी ऑफ बंगाल को नेक्स्ट लेवल बनाती है।
धीरे धीरे दिन पूरी तरह रात में बदल गया। हवा में अब हल्की हल्की ठंड घुसने लगी थी। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। फटाफट जैकेट पहनी और साइकिल आगे बढ़ा दी। चारों तरफ अंधेरा, इतना अंधेरा कि सड़क और आसमान में फर्क करना मुश्किल। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस साइकिल और मेरी सांसें। लगभग 20 किलोमीटर इसी अंधेरे में चलने के बाद अचानक दूर से एक रोशनी दिखी। एक गाँव, और उस गाँव में इस पूरी यात्रा की पहली स्ट्रीट लाइट। सच बोलूं, उसे देखकर ऐसी खुशी मिली जैसे अंधेरे में किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। तो 20 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली लाइट दिख चुका है रोड पे। तो पहले तो प्रणाम कर लेता हूँ इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे लाइट है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा ही होगा। अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे 15-16 है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हालत अब खराब हो चुकी थी। पैर दर्द से जवाब दे रहे थे। ठंड हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। साइकिल चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन को समझाया बस थोड़ा और यार, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद आगे जाकर मैं रुक ही गया। वहाँ पर एक अंकल मिले। हिम्मत करके पूछा, अंकल अब कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बिना सोचे समझे कहा, अभी भी लगभग 30 किलोमीटर है। वह सुनते ही दिल अंदर से बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठा रहा, खामोशी में, ठंड में, दर्द के साथ। लेकिन सफर में रुकना कभी ऑप्शन नहीं होता है। मैं उठा, साइकिल संभाली और फिर निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी देर बाद एक तसल्ली वाली बात पता चली। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से अब 7 किलोमीटर दूर है पुरुलिया। पानी पीने के बाद हम फिर से साइकिल उठाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। पुरुलिया अब ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 किलोमीटर। और जब आखिरकार मैं पुरुलिया बाजार पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैंने रात जीत ली हो। वहीं एक भैया के घर में रुकने का मौका मिला। उनके घर में सिर्फ शरीर नहीं, हिम्मत भी सो गई। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और आज कम से कम 130 किलोमीटर साइकिल चलाया हूँ। तो बहुत तेज का नींद आ रहा है और पता नहीं किस रूप में भैया का स्वागत करूं कि उन्होंने मुझे यहाँ रुकने के लिए जगह दिया है। तो चलिए, गुड नाइट। सुबह आँख खुली और सामने एक नया दिन था, नया जोश था और अगली मंजिल अयोध्या पहाड़। तो सुबह सुबह बिना वक्त गवाए हम निकल पड़ते हैं अयोध्या पहाड़ की तरफ, जो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है। हवा में एक अलग सी ताजगी थी और आंखों के सामने खुले रास्ते। साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम नजारों का पूरा आनंद लेते हुए चल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में एक घोड़ा गाड़ी दिख जाती है। आज के दौर में ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है। उसे देखते देखते हम आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक सड़क किनारे मिट्टी से बने घर नजर आते हैं। यह घर इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं, इतनी सादगी के साथ बनाए गए हैं कि देखकर मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो गया। लग रहा था जैसे हर घर किसी कलाकार की उंगलियों से निकला हो, बिना रंग, बिना चमक, फिर भी इतना सुंदर। घरों को देखते देखते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक दूर सामने पहाड़ दिखाई देने लगे। वहीं दिल खुश हो गया। पहाड़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़, बीच में हम और हमारी साइकिल और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा। ऐसा सीन जो कैमरे में नहीं सीधे दिल में उतरता है। जिस पहाड़ को हम देख रहे थे उसे यहाँ पाखी पहाड़ के नाम से जाना जाता है।
बाकी पहाड़ को देखते थे हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में धान के खेत दिखाई देने लगे, हरे भरे खेत और उनके आगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। नजारा ऐसा था कि पैडल अपने आप घूम रहे थे, मन कर रहा था बस चलते रहो और आखिरकार हम पहुंच ही जाते हैं पहाड़ के पास। यहीं से हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। अब चढ़ाई है, कितना मुश्किल होगी, कितना समय लगेगा और क्या हम ऊपर पहुंच पाएंगे, यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि द ब्यूटी ऑफ बंगाल अब अपने सबसे रोमांचक हिस्से में दाखिल हो चुकी है। पहाड़ पर थोड़ा और आगे बढ़ते ही अचानक सामने लोअर डैम दिखाई देता है। इतना शांत, इतना सुंदर कि कुछ पल के लिए हम वहीं रुक गए। असल में पहाड़ों से आने वाले पानी को रोकने और कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया गया है। यह सिर्फ एक डैम नहीं था, यह एक ऐसा नजारा था जिसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी सफर रुका नहीं। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपर डैम। अपर डैम का काम पहाड़ों से आने वाले पानी को पहले यहीं इकट्ठा करना और फिर नीचे की ओर संतुलित तरीके से छोड़ने का है। यही वजह है कि यहाँ का पानी इतना साफ और नजारा इतना सुकून भरा लगता है। चारों तरफ हरियाली, नीचे फैला पानी और ऊपर खुला आसमान। इतना प्यारा नजारा देखकर दिल बस यही कह रहा था, काश थोड़ा और रुक पाते। यहीं पर खूब सारी फोटो खिंचवाई ताकि यह पल यादों में कैद हो जाए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह से नहाए नहीं थे तो हम निकल पड़ते हैं एक वाटरफॉल की तरफ। I'm chill on my own, just wanna do me, just wanna doze, just wanna live and see how it goes. And the goals just keep on going, yeah, this life we live. ठंडा पानी, ऊपर से गिरती धार, जैसे सारी थकान एक ही झट में बह गई। नहाने के साथ साथ मस्ती भी पूरी। पानी के नीचे पुशअप लगाएं। उस पल ऐसा लगा जैसे शरीर नहीं, पूरा मन फ्रेश हो गया हो। दिन को एक खूबसूरत एंड देने के लिए परफेक्ट जगह है। लेकिन अब शाम होने वाली थी और यहाँ रुकने का कोई साफ प्लान नहीं था, तो भारी मन से हमने फैसला किया वापस पुरुलिया लौटने का, क्योंकि कुछ जगह रुकने के लिए नहीं होती, वो हमें बस थोड़ा बेहतर इंसान बनाकर लौटा देती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब तुम बताओ, क्या मुझे अगली बार यहाँ रुक कर पूरी रात बितानी चाहिए थी या वापस लौटना ही सही फैसला था? कमेंट में जरूर बताना यार, और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि द ब्यूटी ऑफ बंगाल अभी खत्म नहीं हुई है। अब अगला सफर कहाँ हो, यह फैसला मैं अकेला नहीं करना चाहता। अगर आपको पता है बंगाल की कोई ऐसी जगह जो कम लोग जानते हो लेकिन दिल छू लेने वाली हो, तो उसका नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखना। शायद अगली वीडियो आपकी बताई हुई जगह से ही आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।